नजर आ रहे हैं। तो चलिए मिले जुले सेटअप के साथ विदेशी बाजार की शुरुआत आज होती हुई दिख रही है। इस बीच भारतीय बाजार के लिए संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में क्या किया है, एफआईएस का एक्शन कैसा रहा है, वो क्विकली जान लेते हैं। एफआईएस की बिकवाली के आंकड़ों का जो ट्रेंड है अब भी बरकरार है। करीब 2263 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। उसी के सामने डीआईएस जो है लगातार कैश मार्केट में खरीदारी दिखा रही। 1686 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में कर दिखाई है। वायदा बाजार की बात करें, एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 427 करोड़ की खरीदारी की है और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने करीब 108 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी के आंकड़ों का ट्रेंड जो है वो लगातार जारी है। तो चलिए संस्थागत निवेशकों ने क्या कुछ किया शुक्रवार के सेशन में हमने जाना, विदेशी बाजार के संकेत हमने समझे, लेकिन इन तमाम संकेतों को लिए चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि आज के लिए सोमवार के दिन की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी। बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से फिलहाल आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार में बिकवाली का दबाव दिखा है, हालांकि एशियाई बाजार की एक मिक्स शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आपके हिसाब से फ्राइडे सेशन में जो डोमेस्टिक मार्केट्स में ट्रेंड दिखा था उन्हें ध्यान में रखते हुए आज की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, लास्ट वीक इनफैक्ट 4 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी वीकली बेसिस पे। बट क्या ये एक डिसाइसिव मूव होगा, ये रिकवरी होगी, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा जब तक कि हम 16,800 के लेवल्स को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करते, सस्टेन नहीं करते हैं। अगर हम 16,800 को क्रॉस कर पाते हैं तो हम देखेंगे इंडेक्स 17,200 तक के लेवल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। वहीं डाउन साइड पे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्ड रहेगा, बिकॉज जिस तरीके से अभी रिकवरी आई है, कुछ एक इंडेक्स मेजर्स में स्टेबिलिटी दिख रही है, तो डाउन साइड में मुझे कैप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 16,400 16,200 का जोन ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट करेक्ट करेगा एटलीस्ट फॉर द इंट्राडे। तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस आप देखने को मिलेगा आपको इंडेक्स में। बैंकिंग इंडेक्स भी उसी तरीके के इंडिकेशन है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक जरूर लग रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको 33,600 34,000 का जोन है वो काफी अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ड्यूरिंग द डे। और इन केस अगर रिकवरी आती है तो 35,000 35,500 का जोन है वो रेजिस्टेंस पे एक्ट करेगा। क्लियरली इंडेक्स पर अजीत का नज़रिया हम जान रहे हैं और रेजिस्टेंस और कौन से सपोर्ट लेवल्स और कौन सी रेंजेस हैं उसे भी आप देख रहे हैं। लेकिन अजीत, फिर सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए आपका नज़रिया क्या होगा? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से समझदारी यही होगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडेक्स में एक पॉज, एक बड़ी गिरावट के बाद, तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत अच्छे मूव आ रहे हैं। फ्राइडे को भी देखा हमने, चाहे वो ब्रॉडर मार्केट, चाहे वो इंडेक्स के स्टॉक्स हो, काफी अच्छे मूव देखने को मिले। और उनमें से जो बेस्ट दो स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं उसमें फार्मा स्पेस में सिप्ला को आप देख सकते हैं। काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद, ऑलमोस्ट 8-9 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम किया है सिप्ला ने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 11 तक के पोजिशनल टारगेट्स पॉसिबल हैं, तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को आप लॉन्ग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। दूसरा स्टॉक मेरा मेटल स्पेस में एनएमडीसी होगा। यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में और काफी मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स हुए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी 165 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आने वाले दिनों में 152 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अजीत के आपके टीवी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देखिए, एक तो सिप्ला में हमने जिस तरह से देखा था, फार्मा स्पेस ने पिछले हफ्ते अच्छी तेजी दिखाई और उसमें सिप्ला पर आज खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते। 1150 के टारगेट्स को मानकर चले, करीब 6% की बढ़त के साथ शुक्रवार को क्लोजिंग सिप्ला की हुई थी। 1000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी के मौके अब भी यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। और इसके अलावा एनएमडीसी पर बाय कॉल इनिशिएट करने की राय अजीत का मानना है। 165 तक के टारगेट्स यहाँ पर भी नजर आ सकते। 152 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। करीब 3% की बढ़त के साथ शुक्रवार को भी ये क्लोज होता हुआ दिखा था। अजीत, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। एक स्टॉक स्पेसिफिक और एक इंडेक्स पर कॉल आती हुई दिखी है IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से।
आईआईएफएल सिक्योरिटीज का मानना है कि जीएनएफसी में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखें। नई पोजीशंस के लिए 750 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 670 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। करीब 12% की बढ़त के साथ हमने जीएनएफसी के काउंटर में ट्रेड देखा था। शुक्रवार को लगातार तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड किया जा रहा था। इस बीच निफ्टी पर बिकवाली की रणनीति आईआईएफएल सिक्योरिटीज के लिए की तरफ से आती हुई दिख रही है। उनका मानना है कि आज जिस तरह से संकेत नजर आ रहे हैं, बिकवाली के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। सेल की राय है 16,350 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है। 16,715 का एक स्टॉप लॉस लगाकर सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय इंडेक्स पर यानी कि निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। लेकिन चलिए, हमारे पास अब ट्रेडिंग कॉल्स हैं और साथ ही अजीत की भी 2 कॉल्स हैं। कुल मिलाकर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से 4 कॉल्स आपके सामने आ गई हैं। खबरों की तरफ बढ़ते हैं और एक स्टॉक पेटीएम, ये शेयर आज फोकस में रहने वाला है। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन सी खबर है, विस्तार से जान लेते हैं। बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो पेटीएम में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उनकी आर्म है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, वो अब नए ग्राहक को नहीं जोड़ पाएगी। ये आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया है और इस पे जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी सिस्टम की निगरानी को लेके जो है ओवरऑल सवाल उठाए गए हैं और देखा जाए तो आईटी ऑडिट सिस्टम है उस पर मेन फोकस रहने वाला। अब आरबीआई ने पेटीएम के जो है ऑडिट कराने को कहा गया है और उसके अलावा जो है जो आईटी की जो ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट की समीक्षा के बाद जो है वो नए ग्राहक को जोड़ सकते हैं। एग्जिस्टिंग ग्राहक ज़रूर रहने वाले हैं, लेकिन जो नए ऑनबोर्डिंग होते हैं यूजर्स के, वो बाद में होने वाले हैं। अब ये पेटीएम के लिए बड़ी चिंता हो गई है। अगर इसमें देखा जाए तो आंकड़ों की बात करें तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लाइसेंस पाने की जो कोशिश है, उसमें जो एक टाइप से डिले हो सकती है, एक धक्का मिल सकता है। स्टार्टअप जनरली बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट बैंक के लिए जो आवेदन की जो है योजना ऑलरेडी पेटीएम ने कर दी थी और आरबीआई के ओके, शरद से फिर से एक बार संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें ज़रूर हैं, लेकिन पेटीएम को आरबीआई से बड़ा झटका लगता हुआ दिखा है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगी हुई है। ये खबर जो आती हुई दिखी है, इसका एक इम्पैक्ट है जिसके चलते पेटीएम आज फोकस में रहेगा। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी सिस्टम और निगरानी को लेकर कई सारे सवाल उठाए, उसका नतीजा ये निकलता हुआ दिखा है। आरबीआई ने पेटीएम को आईटी ऑडिट फॉर्म नियुक्त करने को कहा है और इस पूरे मामले की पड़ताल भी करने के लिए कहा गया है। आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ही नए ग्राहकों पर कोई फैसला होता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से इनके कारोबार पर, या कह सकते हैं कि जो एक न्यू कंज्यूमर्स हैं उन पर एक तरह से रोक लगती हुई दिख रही है, जिसका एक असर इस स्टॉक प्राइस में कारोबार पर जरूर देखने को मिलेगा। आरबीआई के आदेश से मौजूदा ग्राहकों के काम पर असर नहीं पड़ेगा। पेटीएम की तरफ से ये बयान भी आता हुआ दिखा। 2018 में आरबीआई ने पेटीएम की केवाईसी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। तो ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन इसके लिए आती हुई दिख रही है। आपको बता दें, इनके पेमेंट बैंक से जुड़ा हुआ ये मामला है। पेटीएम के लिए ये चिंता इतनी बड़ी क्यों साबित होती हुई दिख सकती है, इसे अगर समझने की कोशिश करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस पाने की कोशिश है जो कंपनी लगातार कर रही है, इस पर धक्का लगता हुआ इस सिचुएशन से दिख सकता है। इस साल अगस्त में एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदन देने की योजना कंपनी बनाकर चल रही थी। तो अब ये जो योजना जो कंपनी ने बनाई है, इसे एक तरह से धक्का लग सकता है या फिर इस योजना को कंपनी को डिले भी करना पड़ेगा। आरबीआई के साथ लाइसेंस को लेकर कई दौर की बातचीत भी हुई है इस तमाम चीज को लेकर। तो क्लियरली स्मॉल फाइनेंस बैंक की लाइसेंसिंग पर इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, जिसके चलते पेटीएम के लिए ये स्थिति जो पैदा हुई है, ये एक बड़ी तकलीफ के तौर पर मानी जा सकती है। लेकिन चलिए, शेयर बाजार में एक्शन किस तरह से रहेगा, क्या है पूरी खबर, हमारे साथ एक्सपर्ट से हमने बातचीत की और एक्सपर्ट वॉइसेस लगातार हम आपको बता रहे हैं। जाफिर आनंद के मुताबिक गिरते बाजार में पोर्टफोलियो को संभालना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि लंबी अवधि के नजरिए से गिरते शेयरों में निवेश मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। ये मेरी उम्मीद है। ये उम्मीद थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक तरीके से आप ना कई बार बहुत मजबूती से एक निर्णय ले सकते हो कि आपको बुलिश रहना है या बेयरिश रहना है, लेकिन जब मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल आते हैं तो वो आपके माइंड को इम्पैक्ट करेंगे। और आपके क्योंकि पोर्टफोलियो को संभालना 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है कि आपको अपने स्टॉक्स में बढ़त चाहिए और दूसरा है कि आपको गिरने से भी उनको बचाना है।
तो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप एक बैट्समैन हो और आप बोलो कि आपको रन रेट भी बढ़ाना है और आपको अपना विकेट भी संभालना है, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और इस रीजन से आपको, या तो अगर आप शॉर्ट टर्म में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका होराइजन या आपका आउटलुक जो है वो थोड़ा लॉन्ग रन है, तो फिर आप काफी अच्छे स्टॉक्स जो गिर रहे हैं उनकी तरफ अपनी नजर डाल सकते हैं। क्योंकि ये तो एक हिस्टोरिकली एक मानी हुई बात है कि या तो आपको गुड न्यूज मिलेगी या गुड प्राइसेस मिलेंगे, पर दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है, भारत का जो रिकॉर्ड है, वो इतना पीस लविंग नेशन रहा है अपनी पूरी हिस्ट्री में कि बाकी वर्ल्ड में जितना ज्यादा अभी उछाल आया है उसको उसके कंपैरिजन में इंडिया की रिलेटिव पोजीशन काफी स्ट्रांग है एज अ नेशन। तो वो एक पहली बात अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट काफी प्रो बिजनेस बन गई है। जैसे आपने बजट में भी देखा कि उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात करी थी कि हम ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ग्रोथ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते, और ये एक अच्छी बात है। और तीसरी बात है कि हमारी कंट्री के अंदर जो अर्निंग साइकिल है वो पिछले 5 साल से काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर काफी लो रहा है, नीचे रहा है, और अभी उसकी कैपेक्स की रिवाइवल होने का अच्छा चांस है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर अभी कैपेक्स रिवाइवल का बेनिफिट नहीं आया है। और हमारा जो रिजर्व बैंक है वो मेरे ख्याल से दुनिया के सारे रिजर्व बैंक से बेटर सोच कर रहा है, क्योंकि उसने ना हमने क्वांटिटेटिव ईजिंग करी है, ना हमने किसी तरीके से आर्टिफिशियल बूस्ट करा है, और फिर भी हमारी इकोनॉमी काफी मजबूत है। तो ये सब अच्छे साइन हैं। और फिर एक और बात है कि इंडिया की जो कंपनीज हैं वो खुद ही इतनी सॉलिड हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने, इंडिया थोड़ी ये मुश्किल मार्केट है, उसमें रूरल इम्पैक्ट है, उसमें सिटी का अर्बन इम्पैक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेटरी पॉलिसीज, कभी ओनरशिप पैटर्न्स को लेके एटसेट्रा आते रहती हैं। तो उस पॉइंट से हमारी कंपनीज ने ये सारा जिसको कहते हैं जुगाड़ इनोवेशन भी इतना इंडिया में होता है, हमारी कंपनियों ने इतना जुगाड़ करा हुआ है अपनी वर्किंग में कि उनकी एबिलिटी या उनकी जो ताकत है या उनकी जो रेजिलियंस है, मेरे को हिंदी का रेजिलियंस वर्ड नहीं पता, बट रेजिलियंस जो है वो बहुत मजबूत है। राइट, तो क्लियरली एक्सपर्ट का मानना क्या है बाजार को लेकर और बाजार पर उनका लॉन्ग टर्म नजरिया क्या है, ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन चलिए, जहां इक्विटी मार्केट्स पर एक्सपर्ट से हमने बातचीत की, उनकी स्ट्रैटेजी समझी, वहीं कमोडिटी मार्केट्स में कहां नजर रखनी है ये जान लेते हैं। बताने के लिए कुंवर ग्रुप के रवि देओरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले एनर्जी पैक पर ही आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। ब्रेंट क्रूड जो है करीब $110 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू बाजार और साथ ही विदेशी बाजार में एनर्जी पैक, क्रूड, नेचुरल गैस पर आपका नजरिया क्या होगा? गुड मॉर्निंग। लग रहा है कि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से क्रूड एज वेल एज नेचुरल गैस में हो सकता है, क्योंकि वैसे देखे तो सारे जो एनर्जी जिसमें जहाँ पे डेफिसिट होने वाले थे, इंक्लूडिंग यूके है, यूरोप, वो सऊदी एंड यूएई से अपना डील कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि रशिया का जो टेम्पररी सप्लाई का डिस्टर्बेंस होगा वो कैटर कर पाएंगे सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो एक अच्छी साइन थी, तो थोड़ा उस से भी रिलीफ है। और सेकंड की यूक्रेन प्रेसिडेंट एंड रशिया के प्रेसिडेंट के बिटवीन कोई वार्तालाप हो सकता है, ऐसे मार्केट में न्यूज है। तो आई थिंक ये भी थोड़ा एक ट्रिगर करेगा मुनाफा वसूली को। तो लग रहा है कि आज इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा एक मुनाफा वसूली का प्रेशर नेचुरल गैस एंड क्रूड दोनों में हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज थोड़े फंडामेंटली पॉजिटिव है एज अ एनर्जी सप्लाई के कंसर्न से। तो आई थिंक एक थोड़ा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बात करें तो जब तक ब्रेंट क्रूड 106 के नीचे सस्टेन नहीं होता तब तक ये ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। 106 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। डोमेस्टिक क्रूड की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट 8000 के करीब है। तो आई थिंक लग रहा है कि आज शायद आपको 8000 या 7980 तक के लेवल्स डाउन साइड देखने को मिले। बट क्रूड में मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी के दौर पे ही देखना चाहिए। कोई भी ज्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि नेचुरल गैस थोड़ा एंड ऑफ सीजनलिटी है, एंड उसका जो जब से यूएस के डे लाइट सेविंग टाइम है उसकी जो शिफ्ट होती है, उसके बाद वहां पे देखे तो एक गर्मियां चालू होते हैं, और ये गर्मियां के धीरे धीरे जो अपना एक सीजनलिटी का फैक्टर है वो नेचुरल गैस में धीरे धीरे वाइप आउट होता है।
आई थिंक नेचुरल गैस में मुनाफा वसूली का प्रेशर जारी रह सकता है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी एक रिकवरी के बाद आज नेचुरल गैस में गिरावट उम्मीद करनी चाहिए। मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में डाउन साइड 350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 370 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो क्लियरली नेचुरल गैस पर बिकवाली की रणनीति रवि की तरफ से आती हुई दिख रही। सेल्स कॉल्स इनिशिएट किए जा सकते हैं 351, 351 के टारगेट्स को मानकर चलें। 370 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है और कच्चे तेल की चाल को देखते हुए गिरावट में खरीदारी के मौके अब भी ढूंढे जा सकते हैं। रवि, बुलियन मार्केट में जिस तरह से हम देख रहे हैं सोने चांदी की चाल, यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों को लेकर जो भी अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं उसका सीधा असर है जो कि कमोडिटीज़ में हम नज़र भी आ रहा है। सोने चांदी की चाल जिस तरह से फिलहाल ट्रेड दिख रहा है, क्या राय होगी करंट लेवल्स को देखते हुए? यहाँ पर किस तरह के लेवल्स या कह सकते हैं आगे क्या बिकवाली की रणनीति अपनानी होगी? जरूर से जो गोल्ड एंड सिल्वर में आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो एफएमसी की मीटिंग है वेडनेसडे इवनिंग को, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और उसके पहले देखें तो डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा स्ट्रांग है। और उसके अलावा जो मेजर वर्ल्ड फैक्टर है फॉर द टिल द एफएमसी मीटिंग वो रहेगा बॉन्ड यील्ड। यूएस की 10 ईयर्स की जो ट्रेजरी यील्ड है वो फिर से 2.02 मींस के उसका 2 के ऊपर सस्टेन करना एक इंडिकेशन है कि फेडरल रिजर्व का जो टोन है, पॉलिसी टोन है, वो थोड़ा हॉकिश रहेगा। तो हॉकिश टोन पे थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर आई थिंक टिल आपको वेडनेसडे इवनिंग आप गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में हायर लेवल से दिखेगा। हालांकि गोल्ड फिर भी देखे तो जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा है, जो डेवलपमेंट चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा टैपिड है और उसमें जो सपोर्ट 1960 के करीब पे है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड को अवॉइड कर दे, बट सिल्वर में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर यहाँ से और एक्सटेंड हो सकता है जब तक कि बॉन्ड यील्ड 2 के नीचे नहीं सस्टेन करती, सिग्निफिकेंट मींस के एक आध दिन सस्टेन नहीं करती, तब तक बुलियन इतना ज्यादा नहीं चल सकता क्योंकि उसका सीधा इनवर्स कोरिलेशन है। तो सिल्वर मई कॉन्ट्रैक्ट में सेल करे, 69,500 के टारगेट के लिए आपको सेल करना है, 70,700 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मुनाफा वसूली और आगे जारी रह सकती है। सिल्वर में मुनाफा वसूली आगे भी जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। 69,500 के टारगेट्स को यहां पर मानकर चलें। सिल्वर में भी सेल कॉल इनिशिएट करने की राय रवि की तरफ से आती हुई यहां पर 70,700 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। रवि, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं। शरद हमारे साथ फिर जुड़े हैं। शरद, बताएं खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन नजर आएगा? जी बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक सबसे पहले फोकस में रहेगा। आरबीआई जो है पाबंदी हटा दिए हैं जो आपकी बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में लगे थे, वो स्पेशली आपके जो बैंक्स के जो डिजिटल 2.0 प्रोग्राम है उसके लिए लगे थे। तो इसमें एक थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। अब याद रखिए आरबीआई जो है एचडीएफसी बैंक को ये पाबंदी है जो है लगभग आप डिजिटल लॉन्चेस के जो नए लॉन्चेस हैं उन पे जो है लगभग दिसंबर 2020 को लगाए थे। अब जो है जो सारे रिस्ट्रिक्शंस निकल रहे हैं, इसके कारण बिजनेस जनरेटिंग हो सकता है, फिर नए फिनटेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक के जो खुद के अपने डिजिटल कैपेबिलिटीज़ है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को जो है क्रेडिट कार्ड इश्यूज़ करने का वापस से अगस्त 2021 में जो है अप्रूवल भी दे दिया था। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स रहेगा फोकस में और यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है। कंपनी के जो आपके एमडी और सीईओ हैं प्रतीक पोटा, वो अब रिज़ाइन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं लगभग 5 साल से जो है कंपनी के ये सीईओ और एमडी थे। अब ये जो है ये जब ज्वाइन किए थे 2017 में, उसके बाद से उनके टेन्योर से स्टॉक में 5 गुना का जो है एक टाइप से ग्रोथ देखने मिला था। और अब देखा जाए तो सीएजीआर रिटर्न के बारे में बात करें तो वहाँ पे लगभग 39% का ग्रोथ पिछले 5 साल में देखा गया है। तो स्ट्रैटेजिकली उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव किया है, पर आगे जाते हुए ज़रूर एक टाइप से अनसर्टेनिटी रहेगा। इसके अलावा टेक महिंद्रा भी रहेगा फोकस में और यहाँ पे कंपनी में जो है एक्वायर करेंगे थर्ड वेव सॉल्यूशंस, वो ऑलमोस्ट $42 मिलियन का रहने वाला है और एक्विजिशन जो कंप्लीट होगी वो मई 2022 के एंड तक ऑलमोस्ट होने वाली है। तो स्टॉक ज़रूर फोकस में रहने वाला है। लुपिन भी रहेगा फोकस में आपके फार्मा स्पेस से, उनको एक यूएस एफडीए अप्रूवल आ गई है वाइगा बैटर इन ओरल सोल्यूशंस को लेके और अगर इसकी ईयरली सेल्स देखें इस ड्रग की तो वो लगभग $275 मिलियन का है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ट्रिगर है स्टॉक के लिए। सोभा डेवलपर्स में भी मैनेजमेंट रीजिग हुई है। यहाँ पे इनके जो एमडी थे जगदीश चंद्र शर्मा, वो जो हैं अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से, तो ये स्टॉक ज़रूर फोकस में रहेगा। रुचि सोया
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने एक अप्रूवल दे दी है 4,300 करोड़ का एफपीओ को लेके, तो ये स्टॉक जो है ज़रूर फोकस में रहेगा। और जो एफपीओ के डेट्स खुल रहे हैं वो लगभग आप 24 मार्च से 28 मार्च तक जो है ये आपके एफपीओ के जो है डेट्स देखने वाली। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी रहेगा फोकस में, और एक एक्विजिशन का न्यूज़ आया है, वो एक टाइप से एक माइनॉरिटी स्टेक लेने वाले हैं नाउ स्पिरिट्स में, और इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखा जाए तो लगभग 31.5 करोड़ पे है, और ये जो है जिन एरिया पे है, तो इधर इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है इस स्पेस पे। इसके अलावा वेल्सपन इंडिया में भी एक न्यूज़ आई है कि कंपनी जो है अपनी तेलंगाना फैसिलिटी के ऑपरेशंस को कमेंस कर दिया गया है, और इसका अगर देखा जाए तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगभग 18,000 MTPA पर पे है, और ये लगभग 370 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू टॉप लाइन पे जोड़ सकती है। तो वेल्सपन इंडिया भी फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करेंगे महानगर गैस का। यहाँ पे जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है आप वैट रेट के जो CNG की है उसको घटाएंगे, वो लगभग आप कह सकते हैं 13.5% से 3% हो जाएगा, और ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो जो है आपका 1 अप्रैल से होने वाला है। तो ये स्टॉक में भी थोड़ी सी रिलीफ ज़रूर देखने मिलेगी, बट याद रखिए ओवरऑल जो आपके जो गवर्नमेंट बढ़ाती है टैक्स जो रेट्स, वो भी 1 अप्रैल से लागू होंगे, तो वो एक टाइप से ऑफसेट कर देंगे। राइट, तो कई सारी खबरें हैं जिसके चलते आज कई सारे स्टॉक्स हैं वो फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज कौन से शेयर्स हैं, कौन सी बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, ये हर रोज़ की तरह बताने के लिए हमारे साथ ख्याति जुड़ गई हैं। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हमारे पास? सबसे पहले तो नजर है कि इंडसइंड बैंक पे, इस पे जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट किराया दिया है और लक्ष्य रखा है 1350 रुपये का। लोन ग्रोथ देखें तो काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है, और इवन रशिया यूक्रेन में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका जूलरी सेगमेंट में असर नहीं रहा है। फिर देखते हैं बोफा सिक्योरिटीज़ ने बैंक्स पे एक रिपोर्ट दिया है जिसके हिसाब से कंपनीज के वैल्यूएशन मल्टीपल ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल एवरेज में पहुंच चुके हैं। अभी के सिचुएशन से बैंक के नतीजों पर भी सपोर्ट मिल सकता है। इसमें HDFC बैंक, ICICI, इंडसइंड बैंक और SBI पे खरीदारी किराया बरकरार रखा है। फिर देखते हैं जेपी मॉर्गन ने इंडिया इंश्योरेंस पे एक रिपोर्ट दिया है। इसमें टॉप पिक SBI लाइफ है और लक्ष्य रखा है इसमें 1400 रुपये का। इसमें ICICI प्रूडेंशियल लाइफ भी पसंद है और इसमें लक्ष्य रखा है 660 रुपीज़ का। करेक्शन का लिमिटेड इम्पैक्ट रहा है इंश्योरेंस नेम्स में, और लाइफ स्टॉक्स में री रेटिंग भी पोटेंशियल है। फिर देखते हैं CLSA ने HDFC बैंक पे खरीदारी किराया बरकरार रखा है, लक्ष्य रखा है 2025 रुपये का। SME में काफ़ी ग्रोथ आउटलुक मजबूत है, और डिजिटल 2.0 लॉन्च में बैन हटाने से कंपनी पे अवसर मिल सकते हैं। MS ने, मॉर्गन स्टैनली ने फिर जुबिलेंट फूड को डाउनग्रेड करके ओवरवेट किया, अंडरवेट किराया दिया है, लक्ष्य का है 2250 रुपये का। CEO के डिपार्ट होने से स्ट्रैटेजी पर सवाल रहेगा, और अचानक बदलाव से नियर टर्म आउटलुक में भी सवाल रहेगा। फिर देखते हैं सिटी ने इनिशिएट किया है नाइका पे खरीदारी किराए के साथ कवरेज इनिशिएट किया है। ऑनलाइन शॉपर्स देखें तो काफ़ी मजबूत उसने प्लेटफॉर्म बना दिया है और अपना प्रेजेंस भी काफ़ी मजबूत कर दिया है, तो इन सब कंपनीज में फोकस रहेगा। बिल्कुल ख्याति, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में जितने भी अपडेट आएंगे वो भी वक्त वक्त पर हम आप तक